गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 12 जून के करंट अफेयर्स ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 करंट अफेयर्स हैं। ज़्यादातर आज पॉलिटिकल न्यूज़ थी। कुछ स्टेट फिर से लॉकडाउन करने की, जैसे पंजाब दोबारा लॉकडाउन करने की न्यूज़ आ रही है। कई जगह पे कोविड सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे या चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आजकल न्यूज़पेपर ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है। पर क्वालिटी न्यूज़ उसमें से जितनी निकल रही हैं वो हम साथ साथ कवर करते जा रहे हैं। विद टाइम न्यूज़ बढ़ेंगी, जैसे जैसे कंडीशंस नॉर्मल होती जाएंगी, एडिटोरियल्स भी अच्छे आते जाएंगे। फिर हम एडिटोरियल्स पे भी दोबारा फोकस करेंगे। आजकल एडिटोरियल्स भी ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, सरकार की पॉलिसीज़ कोविड से रिगार्डिंग। ये चीज़ें पहले कहीं ना कहीं कवर हो चुकी हैं, इस कारण बार बार कवर करना एक टाइम वेस्ट हो जाता है। सिर्फ कुछ नया हो उसे कवर करना ज़रूरी है। सबसे पहली न्यूज़, लायन सेंसस जो हमने कल के करंट अफेयर में पढ़ा था, उसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं कि वो शायद आउटडेटेड है। तो हमारे इंडिया के जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक साथ में अटैच्ड रिसर्चर एक्सपर्ट ने कहा है कि हम जो लायंस की काउंटिंग के लिए मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो कल रिजल्ट आए कि हमारे लायंस की पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, वो बहुत ही आउटडेटेड है। और जो कल नंबर्स आए थे, जो 600+ लायंस हो चुके हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, मतलब डेथ्स कुछ जो पिछले साल में हुई हैं, अभी उन्हें माइनस नहीं किया गया है। तो सिर्फ प्लस फिगर्स दिख रही हैं, माइनस फिगर्स अभी उसमें नहीं दिख रही। प्लस जो स्पॉटिंग टाइगर्स, सॉरी लायंस की, टाइगर्स की भी सेम मेथड से की जाती है, पर इस केस में लायंस की जैसे स्पॉटिंग की जा रही है, उनकी काउंटिंग की जा रही है। ये 100 साल से पुराने ब्रिटिशर्स के टाइम से मेथड्स हैं। लेटेस्ट मेथड जैसे कैमरा कैचिंग, ठीक है, फिर उनके स्पॉट्स आइडेंटिफाई करना, ये सारे जो मेथड है ये ज़्यादा रिलायबल है। हमने टाइगर्स के लिए तो ये फॉलो करना शुरू कर दिया। एक्चुअली इंडिया में टाइगर्स को जब काउंट करना होता है, हम कैमरा स्पॉटिंग, फिर उनके पैटर्न्स रिकॉर्ड करना, फिर उनके जो पॉज हैं उनके साइजेस लेना, इससे हम टाइगर्स की काउंटिंग करते हैं। पर ये मेथड्स अभी लायन की पॉपुलेशन करने के लिए यूज़ नहीं किए जाने लगे हैं। तो बेसिकली पेपर में कभी मेथड नहीं पूछा जाएगा कि काउंटिंग कैसे किया जा सकता है। इस पूरे करंट अफेयर में जो एक वर्ड ही जो इंपॉर्टेंट था, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, बाकी तो चलो कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी कभी पेपर में नहीं आती होती। पेपर तुम्हें न्यूज़ में से क्या पढ़ना है, मतलब न्यूज़पेपर जब पढ़ने को बोला जाता है, न्यूज़पेपर पढ़ने का ये मतलब नहीं कि सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होती है। न्यूज़ में से कौन से वर्ड से तुम्हें क्वेश्चन आएंगे वो समझना ज़रूरी होता है। इसमें ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही है, पर ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, यानी कि गवर्नमेंट के ऑर्डर से डायरेक्टली बाइंडेड नहीं है। ठीक है, ये अपने रिपोर्ट्स, अपने ओपिनियंस सरकार से ऑपोजिट भी रख सकता है। ये इसलिए ऑटोनॉमी क्यों दी जाती है? ऑटोनॉमी का मतलब होता है थोड़ी सी आज़ादी देना। तो ऑटोनॉमी क्यों दी जाती है? ताकि तुम सरकार के प्रेशर के अंडर आके हमेशा वो रिपोर्ट्स ना दो जो सरकार देना चाहती है, बल्कि वो रिपोर्ट्स दो जो इस केस में जो इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा बेटर है। अगर सरकार गलत कर रही है तो सरकार को भी तुम्हें वापस सही एडवाइस देना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे बटरिंग नहीं होनी चाहिए कि हाँ सरकार सही है, बस सही है, वो वाला काम नहीं होना चाहिए। जहाँ पे सरकार अगर गलत हो रही है, तुम उस एक्शन को सही कर सकते हो, तो क्रिटिसाइज करना ज़रूरी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर है, 1982 में इस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, इसका काम है वाइल्ड लाइफ रिसर्च कैरी आउट करना, बायोडाइवर्सिटी, एंडेंजर्ड स्पीशीज़, हमारी जो वाइल्ड लाइफ पॉलिसीज़ हैं उनके इम्पैक्ट्स चेक करना, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट कैसे चल रही है उसे, वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक। तो ये सारी इन चीज़ों से जुड़ी हुई है, और क्लाइमेट चेंज की भी स्टडीज़, ये सारी रिसर्च का काम है इसका। ठीक है, तो फाउंडर डायरेक्टर इसके थे वी सहारिया। वो फाउंडर डायरेक्टर थे, पर जो फर्स्ट डायरेक्टर थे वो हेमेंद्र सिंह पनवर थे। उसके बाद ये उनके टेन्योर याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है कि इंस्टीट्यूट लोकेटेड कहाँ है, ये देहरादून में लोकेटेड है, तुम्हारे उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसे याद रखना ज़रूरी है।
अगली न्यूज़ इंटरनेशनल अफेयर से जुड़ी हुई और उसी से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती है। ट्रम्प टारगेट्स आईसीसी विद सैंक्शंस ओवर अफगानिस्तान वॉर क्राइम्स केस। तो बेसिकली अफगानिस्तान में सबको पता ही है कि अमेरिका की प्रेजेंस बहुत 2002 ऑनवर्ड्स अमेरिका वहाँ पे लड़ाई में लगातार फंसा हुआ है। तो वॉर के टाइम अमेरिका ने बहुत सारे ऐसे टॉर्चर ये सारे मेथड्स भी एम्प्लॉय किए हैं जो शायद इंटरनेशनल वॉर क्राइम में गिने जाएं। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये इन्वेस्टिगेट करना चाहता है यूएस फोर्सेस को, उन्होंने जो अफगानिस्तान में ऑपरेशंस के टाइम क्या कोई इंटरनेशनल जिसे वॉर क्राइम माना जाता है वैसा कुछ कमिट किया है या नहीं किया। ठीक है, अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद वो लायबल भी पाए जाते हैं तो ये कोर्ट कर कुछ नहीं सकता। ठीक है, ऐसा क्यों है? ये सिर्फ उन कंट्रीज के ऊपर पावर होल्ड करता है जो इसके मेंबर्स हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं, इसके मेंबर्स इंपॉर्टेंट नोटेबल मेंबर जो इसके नहीं हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखना ये तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर नहीं है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है, इस करंट अफेयर के एंड तक बताता हूँ। चाइना भी इसका मेंबर नहीं है, यूएसए और रशिया इसके मेंबर थे पहले, इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, और पाकिस्तान भी इसका मेंबर नहीं है। तो अब ये सारे इसके मेंबर नहीं है। नोटेबल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उन कंट्रीज़ में ये सारे मेंबर नहीं है। आईसीसी इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहा है? क्योंकि अफगानिस्तान इसका मेंबर है। तो अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई भी वॉर क्राइम होता है और अफगानिस्तान इसका मेंबर है, इस कारण इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसे जुरिस्डिक्शन में ला सकता है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फंक्शन कैसे करता है? बेसिकली ये इन्वेस्टिगेट करेगा जो भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जिसे भी क्रिमिनल क्राइम्स के लिए पाया जाएगा कि हाँ इसने कोई वॉर क्राइम कमिट किया है, जैसे जेनोसाइड, होमोसाइड, ठीक है, किसी को पॉइजन करना, एक्सेस में लोगों को टॉर्चर करना, ये सब कुछ वॉर क्राइम्स जो हैं, अगर इनके लिए उन्हें लायबल पाया जाता है उन मेंबर कंट्रीज़ के किसी भी पर्सन को, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, मतलब ये भी एक तरह से जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है हमारे, ये भी वैसी कोर्ट है। तो ये रोम स्टैट्यूट के अंडर इस्टेब्लिश हुआ था। तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि रोम स्टैट्यूट किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है? उसका आंसर जो होगा होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये हेग में बेस्ड है। और किसी ने भी अगर क्रिमिनल एक्ट किया है, वॉर क्राइम्स किए हैं, उन्हें पनिशमेंट जो भी दी जाएगी उसकी अपनी होम कंट्री में, अफगानिस्तान है जैसे इस केस में, वहाँ पे ही उसकी जेल्स में उसे रखा जाएगा और जो ये सज़ा सुनाएगा उस सज़ा को पूरा करना पड़ेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें मतलब इंडिया जैसी कंट्री से इसके मेंबर क्यों नहीं है? बेसिकली ये ओवर रीचिंग पावर है एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। तुम्हारी जो सॉवरेनिटी है वो एक तरह से ख़त्म हो जाती है अगर तुम इसके मेंबर हो। लेट्स सपोज तुम किसी के खिलाफ, तुम्हें लगता है कि केस नहीं होना चाहिए, जैसे अमेरिका के केस में उसके यूएस ट्रूप्स, अब सिपाही तो उसके लिए काम कर रहे थे, अगर यूएस ट्रूप्स को इसमें अमेरिका अगर मेंबर होता और यूएस ट्रूप्स को सज़ा सुना दी जाती, मतलब लेट्स सपोज 10 लोग भी गिल्टी पाए जाते, बाकी सारे फोर्सेस का मोराल डाउन हो जाता। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें सज़ा दे रही है जो तुम्हारे नेशन में भी प्रेजेंट नहीं है। इस कारण जो भी कंट्रीज़ हमारी नज़र में इम्पॉर्टेंट हैं इन सब ने कभी इसे ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर करने की बात है। दूसरा, बहुत सारे रिसेंट टाइम में ना बहुत सारी अफ्रीका की कंट्रीज़ भी इन्हें छोड़ती जा रही हैं, क्योंकि ये उनका क्रिटिसिज्म है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ना, ये अफ्रीकन्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बायस्ड है। आज तक इसने जो मैक्सिमम सज़ाएं सुनाई हैं वो हमेशा अफ्रीकन्स को सुनाई हैं। बाकी जैसे यूरोपियंस हो गए जिन्होंने कलोनियल टाइम से कुछ किया था, अगर अभी भी जैसे ज़िंदा थे, यहाँ कुछ उसके बाद भी आने वाली सरकारों ने कई बार कोई ऑपरेशन कंडक्ट किया, वो ऑपरेशन गलत हो गया अफ्रीका में, उन्हें कुछ नहीं कहा, पर अफ्रीकन लीडर्स को, अफ्रीकन लोगों को सज़ाएं सुनाने में सबसे आगे रहा है। इस कारण अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज इसे छोड़ती जा रही हैं, कोई भी अपनी कंट्री की जुरिस्डिक्शन इससे देना नहीं चाहता।
पर दूसरी साइड इसका एडवांटेज क्यों इसे बनाया गया था, बेसिकली शायद किसी कंट्री का क्रिमिनल सिस्टम या पूरा जुडिशियल सिस्टम किसी की पावर के आगे, मतलब लेट्स सपोज कोई लोकली बहुत पावरफुल पर्सन है, वहाँ की जुडिशरी उसके कंट्रोल में आ जाए और वो उसे सज़ा नहीं सुना पाए, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए वहाँ की जुडिशरी, तो ये कोर्ट तो हमेशा होगा इंटरनेशनली जो उसे सज़ा देगा ही देगा। इस कारण इसे बनाया गया था ये सोच के, पर हर चीज़ का कुछ अच्छा है तो हर चीज़ का कुछ बुरा भी है। 1 जुलाई 2002 को आया था रोम स्टैट्यूट के आने के बाद। जो जो कंट्रीज रोम स्टैट्यूट को साइन करती जाती हैं वो आईसीसी का मेंबर बनती जाती हैं, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल्स को परसिक्यूट कर सकता है, इंटरनेशनल क्राइम्स, जेनोसाइड, ये सब के लिए जो मैं तुम्हें बताया, वॉर क्राइम्स, इन सब के लिए, ठीक है। तो ये नेशनल जुरिस्डिक्शन को एक तरह से कॉम्प्लीमेंट करता है, मतलब नेशनल जुरिस्डिक्शन ख़त्म नहीं होती पर उसके साथ साथ ये जुरिस्डिक्शन अलग से भी लग जाती है, ठीक है। तो ये वहाँ पे सबसे ज़रूरी है जहाँ पे कोर्ट्स अनविलिंग है या अनएबल है किसी को परसिक्यूट करने में, ठीक है। पर ये यूनिवर्सल टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं लैक करता, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेट और परसिक्यूट कर सकता है अपनी मेंबर कंट्रीज़ के अंदर। क्लियर? तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बाकी कंट्रीज़ के लिए ये सिर्फ यूएनएससी को, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसे अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देता है और कुछ नहीं कर पाता। ये याद रखना कि हम इसके मेंबर नहीं हैं, डायरेक्टली स्टेटमेंट आती है ये। फर्स्ट एस्टिमेशन एक्सरसाइज ऑफ इंडियन गौर इन नीलगिरीज इन रिसेंट ईयर्स। तो नीलगिरी के आसपास, नीलगिरी के जंगलों और उसके आसपास के एरिया में अभी गौर, ये एक बोवियन, जैसे तुम्हारे बैल, ये सारी वैरायटी का ही जानवर है, गाय भैंस, ये इसी वैरायटी का जानवर है, पर ये साइज में बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, और दिखने में भी उतना ही खतरनाक लगता है। इसका अभी पॉपुलेशन सेंसस करवाया गया है हमारे नीलगिरीज के एरिया में। दो थ्रेट जो इसकी पॉपुलेशन को हैं, एक तो जो ज़्यादातर अब जानवर रह रहे हैं वो कन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज़ में। अब कन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया कौन से होते हैं? कन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया का मतलब है जहाँ पे ह्यूमंस और एनिमल्स बहुत पास पास रहने लग जाते हैं, यानी कि जंगल का एरिया छोटा हो गया तो जानवर जितना तो जंगल बचा है उसमें ही रह रहे हैं, और उसके बहुत ही पास में इंसानों ने अपनी बस्तियां बसाना भी शुरू कर दिया। तो होता क्या है, जानवर कई बार घूमते घूमते इंसानों की ज़मीनों, इंसानों के गांव में भी घुस आते हैं। तो ऐसे केस में इंसान हमेशा जानवरों को या मार देते हैं या हार्म करते हैं, जिसके कारण अगर ज़्यादा डैमेज हो जाए, अगर ज़्यादा हार्म कर दिया तो उनकी डेथ भी बहुत ज़्यादा केसेस में होती है, ठीक है। गांव के लोग अक्सर मार देते हैं इन्हें। तो एक तो ये थ्रेट है, दूसरा डिफॉरेस्टेशन के कारण इनका हैबिटेट और लॉस भी होता जा रहा है, और फ्रेगमेंटेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन मतलब जंगल छोटे छोटे हिस्सों में टूटता जा रहा है, बीच में सड़कें आ गई या शहर बन गए, ऐसा कुछ होता जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेगमेंट, उतना छोटा एरिया होता जा रहा है जिसमें ये घूम सकते हैं। तो इसी कारण ये इंसानों के एरिया में घुस आते हैं, बिकॉज जंगल के अगर तुम दो हिस्सों के बीच में एक छोटा सा गांव बसने लग जाएगा, तो ये बेचारे अगर ट्रेडिशनली ऐसे कभी ट्रैवल करते रहे होंगे इतने बुरे एरिया में, तो यहाँ पे तो घुसेंगे ही घुसेंगे। पर अब हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हम आने वाले इन सारे जानवरों को मार देते होते हैं, जो होना नहीं चाहिए आइडली। इंडियन गौर, इसे इंडियन बाइसन भी बोला जाता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सटेंट बोवाइन एनिमल है। मैंने तुम्हें बताई है ये बहुत ही बड़ा एनिमल होता है। अच्छा, तुम्हें कई बार अब ये पूछा जा सकता है क्या ये सिर्फ इंडिया में पाया जाता है या और कंट्रीज़ में भी पाया जाता है? ये साउथ एशिया में पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, यानी कि सिर्फ इंडिया में नहीं, यहाँ से भूटान, बांग्लादेश, उसके बाद तुम्हारे म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये सारी कंट्रीज़ में भी पाया जाता है। तो इसका एक्सटेंट याद रखना, ये सिर्फ इंडिया में नहीं और जगह भी पाया जाता है। इसका IUCN रेड लिस्ट में स्टेटस वल्नरेबल है। कल हमने IUCN की बात की थी, इसका स्टेटस वल्नरेबल है। ये स्टेटस डायरेक्टली याद रखना होता है। डायरेक्टली लाइन आएगी इंडियन गौर का स्टेटस डैश है, अगर तो वल्नरेबल लिखा होगा तो आंसर सही होगा, अगर कोई और लिख दिया होगा
endangered, critically endangered, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. गौर इज लार्जली कन्फाइंड टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट या मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, और कभी दूसरे ड्राई डेसिडुअस में भी चला जाता है. तो ज़्यादातर बिकॉज ये ग्रास पेस्चर लैंड इन पे फीड करते हैं, ग्रासेस पे फीड करते हैं, तो ज़्यादातर हरा भरा एरिया ही इन्हें चाहिए. अब जो हमारे लिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो गोवा स्टेट है इंडिया की, उसका स्टेट एनिमल है गौर. ठीक है, ये भी तुम्हें डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट एनिमल है गौर. दूसरा, इंडिया की 54th इन्फेंट्री डिवीजन है जो इंडियन आर्मी की, उसका जो सिंबल है वो गौर है, और उस डिवीजन को बाइसन डिवीजन भी बोला जाता है इसी के कारण. ठीक है, उसका सिंबल, उसका जो लोगो है वो गौर ही है. तो याद रखना 54th इन्फेंट्री डिवीजन का. ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी डायरेक्टली लाइंस बन सकती हैं. तो बस आज के लिए सिर्फ 3 करंट अफेयर्स थे. कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा. थैंक यू.